आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात साउथ एशिया में भारत के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। साउथ एशिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भारत का विजन हमेशा साउथ एशिया में इंट्रा रीजनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लोज और रीजनल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लिंक्स को एक्सेलरेट करने यानी बढ़ाने का रहा है। अब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज साउथ एशिया रीजन के इकोनॉमिक हालात में हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कितनी असरदार साबित हो रही है और आगे का रास्ता क्या होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी। हमारे साथ जामिया मिलिया के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर शाहिद अहमद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर राम सिंह जी भी मौजूद हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ साउथ एशिया की। साउथ एशिया की जो इकोनॉमिक स्टेटस है इस समय, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स डिप्लोमेसी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकती है, यह आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें पहले ध्यान रखनी होंगी। एक तो जो हमारा साउथ एशिया रीजन है, इसे कहा जाता है जो ये पूरी दुनिया में सबसे कम इंटीग्रेटेड रीजन है। जो अगर इसमें देखा जाए साउथ एशिया में, अगर आप सार्क मेंबर स्टेट्स को इंक्लूड करें, जो पहले 7 देश थे और उसके बाद अफगानिस्तान भी उसमें जुड़ गया 2007 में, तो 8 देश हो गए। तो अगर हम मिलाएं पूरा उनका कितना है ट्रेड अपने एक दूसरे देश के साथ, तो वो करीब 5% के करीब आता है। तो मतलब बहुत ही कम उनमें इंटीग्रेशन है, बहुत ही कम अपने एक दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान है। जो अगर आप और जो देश हैं जैसे यूरोपियन यूनियन को देख लीजिएगा या फिर आसियान को देख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, या और भी इस प्रकार के कोई अगर आप ऐसे समूह देखते हैं, तो हम ये पाएंगे जो उनमें करीब 25%, 30%, 40% उनका अपना इंटीग्रेशन है। मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। परंतु हमारे देशों में इतना वो नहीं हुआ है अभी तक। तो एक तो ये चैलेंज है, एक ये इसको हमको ऑब्स्टिकल है जिसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। दूसरा बात मैं ये कहूँगा, देखिए, जब से ये पिछले अगर 8-9 साल की हम बात करें, तो जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, तो उसमें सबसे पहला जो हमने कदम उठाया था उसे हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो मतलब नेबरहुड, हमारा जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध हैं, उनको हम बहुत ही महत्व देते हैं, बहुत ही अहमियत देते हैं। तो इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, देखिए उनकी सबसे पहले 2014 में सबसे पहली उनकी यात्रा थी, भूटान में गए। दूसरा अगस्त के शुरू में वो नेपाल में गए। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी है अपने नेबरहुड को, और उन्होंने एक ये मैसेज दिया है, जो अगर भारत ज़्यादा प्रॉस्परस होता है, ज़्यादा समृद्ध होता है, तो ये हमारे जो पास पड़ोस के देश हैं उन सब के लिए बेहतर है, क्योंकि भारत चाहता है जो उसकी प्रॉस्पेरिटी में हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी भी निहित हो। तो इसीलिए भारत जब आगे बढ़ता है, भारत की इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है, और आप देख रहे हैं जो अब 2014 से लेकर अभी तक हम देखें तो 2014 में भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व में 10वें नंबर पर थी। आज हम पहुंचकर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मतलब केवल इन 8-9 साल में हमने इतनी तरक्की की है, जो हम इतना आगे आ गए हैं। हमारी अब इकोनॉमी है $3.5 ट्रिलियन की, और ये कहा जाता है, बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो कहते हैं जो अगले 4-5 साल में, या तो इस दशक के अंत तक या अगले दशक के शुरू तक, भारत तीसरे नंबर पर, विश्व की तीसरे नंबर की
इकोनॉमी बनकर उभर आएगा। और उसमें हम चाहते हैं जो हमारे साथ के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत आगे प्रगति करता है, जैसे भारत आगे उन्नति करता है, ये सब देश भी उसमें हम उनको अपने साथ आगे लेकर जा पाएं। तो ये चाहे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो या व्यापार की बात हो, और हम अलग अलग देशों के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सब में भारत, मालदीव्स हो, अफगानिस्तान भी हो, सब में भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि हमारी अपनी प्रगति के साथ उन सब देशों को भी प्रगति साथ में मिलनी चाहिए। प्रोफेसर शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे नेबरहुड जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें इंडिया की इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले कर सकती है, ये आपसे भी जानना चाहेंगे। ये जो पर्टिकुलरली पिछले जो 3-4 साल का जो पीरियड है, उसमें ये देखा गया कि हमारे जो साउथ एशिया रीजन है उसमें इंडिया को छोड़कर बाकी के जो कंडीशंस है वो हालात अच्छे नहीं हैं। चाहे हम श्रीलंकन इकॉनमी को देखें, वहाँ बहुत हालात ख़राब हैं, और इतना ख़राब है कि लास्ट ईयर तो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हो गया उनका इंडिपेंडेंस के बाद, कि उनकी जो फॉरेन लाइबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पाए। वही हालात आप देख रहे हैं कि नेबरहुड में पाकिस्तान का हालात भी, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हैं। उतनी इन दो कंट्रीज़ के अलावा बाकी कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी नहीं हैं। जैसे बांग्लादेश भी अफेक्ट हुआ है इस दौरान, और जो हमारे नेपाल हैं, भूटान हैं, नेबरहुड कंट्रीज सारे ही जो कोविड पीरियड है इस दौरान अफेक्ट हुए हैं। और पर्टिकुलरली जो एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू यूक्रेन और रशियन वार की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस हुआ है ग्लोबली, उसकी वजह से भी ये सारे कंट्रीज़ अफेक्ट हुए हैं। उसका देखा ये है कि इंडिया ने इस पीरियड में ये दिखाया है कि इंडियन इकॉनमी बहुत रोबस्ट है, और इस रोबस्ट में ये देखा है कि जिस तरह से रिकवरी हुई है इंडियन इकॉनमी की, कि अभी जो IMF का डेटा आया है उसके हिसाब से इंडिया विल ग्रो दिस ईयर कि 5.9%, तो अप्रोक्सीमेटली 6% की रेट से इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगी, जो कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगी इंडिया। अब ऐसे में इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेबरहुड कंट्रीज़, अगर हम एक इंडिया को ग्लोबल रोल प्ले करना है, जो कि करना है फ्यूचर में, तो उसमें अपने नेबरहुड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अभी ज़िक्र किया, उसमें हम ये तो देखते हैं कि ट्रेड के एंगल से तो साउथ एशिया बहुत कम इंटीग्रेटेड है, लेकिन अगर हम देखें कि कल्चरल एंगल से, लैंग्वेज एंगल से, जो हिस्टोरिकल एंगल से इंडिया और नेबरहुड कंट्री बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं। हम देखें 3 कंट्रीज़ की तो हिस्ट्री ही एक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। बाकी श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तो हमारा जो कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कई मायने में यूरोप से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिलेशन है अगर हम उन डायमेंशंस में देखें तो। उसके बावजूद हम जो ट्रेड के एंगल से उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए, जो हमारा ट्रेड इंटीग्रेशन है वो कम हुआ है। लेकिन इसमें ये देखने की बात है कि इंडिया ने ये पिछले कई साल से, ख़ास तौर से हम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पीरियड में अगर ये ऑब्ज़र्व करें कि इंडिया ने जो नेबरहुड में, क्योंकि ये हम देखा कि हमारे यहाँ जो सबसे जो एक तरह से कम्पिटिटिव रिलेशन कहें, रादर देन मैं ये कहूँ कि उससे कोई डेंजर है, कम्पिटिटिव रिलेशन है चाइना का है। तो चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया और लोन्स दिए इस दौरान। और जैसे 10 जो श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, बांग्लादेश को भी उनका एक स्कीम है चाइना की जिसको कहते हैं BRI स्कीम। BRI स्कीम में जो मालदीव है, श्रीलंका है, अब बांग्लादेश भी उसका पार्ट बन गया है, पाकिस्तान ऑलरेडी उसका पार्ट है। इस दौरान ये देखा कि इंडिया ने अब इस पीरियड में काफ़ी अग्रेसिव रोल प्ले किया है, और अब क्राइसिस पीरियड में ये प्रूव किया दैट कि इंडिया अपने नेबरहुड कंट्रीज़ को किस तरह से हेल्प एंड सपोर्ट कर सकता है। बांग्लादेश को इंडिया ने हिस्टोरिकली ऑलवेज सपोर्ट किया है, और इंडिया ने करीब लार्जेस्ट किसी कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है इस दौरान, तो नेबरहुड में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को दिया है, करीब 8 बिलियन जो
$8 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली इंडिया ने बांग्लादेश को या तो मोस्टली लाइन ऑफ क्रेडिट्स के फॉर्म में दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस है। रिसेंटली श्रीलंका को जो सपोर्ट किया है वो 4 बिलियन के आसपास इंडिया ने सपोर्ट किया है श्रीलंका को। दूसरी तरफ मालदीव जो है वहाँ पर बहुत सारी हमारी स्कीम चल रही हैं इंडिया की, वो सपोर्ट कर रही है इंडिया। वहाँ जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, वहाँ बहुत स्कीम है। बांग्लादेश में बहुत सारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रही हैं। तो इस दौरान ये जो स्कीम है बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट यूजर्स के लिए बताया जाए कि जो सुनने वाले हैं, एक तरह से सॉफ्ट लोन स्कीम होती है जिस पे आप कंसेशनल रेट पे अपने नेबरहुड कंट्रीज़ को आप लोन देते हैं जो कि मार्केट से काफ़ी सस्ता होता है, और उस पे जो कंडीशनलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। और अभी अभी इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो सपोर्ट IMF का जो बेल आउट पैकेज मिला है उसको 2.9 बिलियन का जो IMF का बेल आउट पैकेज श्रीलंका को मिला है, वहाँ इंडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है और सपोर्ट किया है। तो इसमें ये बिकॉज़ इंडिया की इकोनॉमी के इस वक्त स्ट्रेंथ है और हमारे पास सफिशेंट फॉरेन रिजर्व्स हैं, हम लोग उसको ये नहीं कर रहे कि सिर्फ अपने तक महदूद रखें, बल्कि नेबरहुड कंट्रीज़ में जहाँ ज़रूरत है, जैसे हम लोग नेपाल को हिस्टोरिकली बहुत अच्छा खासा ग्रांट देते हैं। हम जो सबसे ज़्यादा ग्रांट देते हैं वो भूटान को देते हैं। ग्रांट और लोन में मैं थोड़ा फ़र्क बता दूं जो हमारे सुनने वाले दर्शक हैं, कि लोन जो होता है उसका रीपेमेंट देना होता है, वो कंसेशनल रेट पर एक तरह से लोन दिया जाता है, और जो ग्रांट होता है उसको वापस नहीं दिया जाता है। तो इंडिया ने बहुत सारा जो हमारा ग्रांट है, जैसे भूटान को सबसे ज़्यादा ग्रांट जो 2002 जो प्रीवियस ईयर है उसमें मैक्सिमम ग्रांट जो है मोर देन $200 मिलियन वो हमने भूटान को दिया है, फिर नेपाल को दिया है, और जो सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट में जो एक्सेस ग्रांट किया है वो हमने बांग्लादेश को दिया है, उसके बाद श्रीलंका को दिया है। तो वो इंडिया इस वक्त बिकॉज अपनी स्ट्रेंथ की वजह से एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और उससे ये साबित भी हुआ है कि इंडिया जो है अपने नेबरहुड को साथ लेके चल सकता है। और ये बात ज़रूरी भी है अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है, और जैसा कि इस वक्त G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया की तरफ लोग देख रहे हैं, तो हमें ये दिखाना होगा कि हम सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि जो हमारे नेबरहुड में है उनका भी हम ध्यान रखते हैं, और उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी हम अपने एक्शन लेते हैं। तो ये पिछले 4 साल में ये साबित किया है इंडिया ने, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जी बिल्कुल प्रोफेसर शाहिद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज कर रहा है इंडिया, और लगातार अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दे रहा है अपने नेबर्स को, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, इसके ज़रिए कहीं ना कहीं हेल्प अपने नेबर्स को वो लगातार कर रहा है। और प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकती है अगर हम बात करें साउथ एशिया की इकॉनमी स्टेटस जो इस समय है? देखिए जी, एम्बेसडर सज्जनहार जी ने और प्रोफेसर शाहिद जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से क्या चैलेंजेज हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसमें क्या मुख्य कारक हो सकते हैं, उनके पीछे चैलेंजेज क्या है, उनका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। मैं G20 प्रेसिडेंसी जो भारत के पास एक सुनहरा अवसर है, उसके संबंध में इस डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। इस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को भारत अपने जो इस भावी नेतृत्व में आगे कैसे लेके जा सकता है, ये भी एक हमारे समक्ष विचारणीय जो है एक मुद्दा है। मेरे हिसाब से, जैसा प्रोफेसर एम्बेसडर ने बताया कि जो ये पूरा क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, उसके पीछे कारण है। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि यहाँ पर टेरी बैरियर जो है और नॉन टेरी बैरियर आपस में कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। जो साफ्टा एग्रीमेंट साइन हुआ था वो टेक ऑफ ही कभी नहीं हो पाया। उसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल रीजन्स हैं, टेंशन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और या बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी है, या अपने अपने हिडन जो एजेंडा या इंटरेस्ट है, वो सभी एक ईगो क्लैशेस भी मैं कह सकता हूँ किसी लेवल पर वो शामिल है। लेकिन अगर हमें इसको आगे लेके जाना है तो हम कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट्स खोज सकते हैं जिससे कि हम इस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को भारत के G20 के नेतृत्व में आगे लेके जा सकते हैं। वो
मुख्य घटक उसके क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र में जो ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी नहीं बढ़ पाई, उसके पीछे कारण नंबर 1 कारण है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना वेल कनेक्टेड नहीं है। उसके लिए एक बीच में एग्रीमेंट लाया भी गया था, BBIN, विच इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, 4 कंट्रियों को मिलके। लेकिन कुछ कारणों से वो केवल 3 कंट्री को एग्रीमेंट बन के रह गया। भूटान उसको साइन नहीं कर पाया, उसके पीछे उनके अपने इंटरनल पॉलिटिकल रीजंस थे। सेकंड है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड, जो खास तौर से मैं ट्रेड पे आना चाहूँगा। ट्रेड में ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा है, और यहाँ पर हमें, जैसा प्रोफेसर शाही जी ने बहुत अच्छा बताया, कि विशेष रूप से भारत को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। इस क्षेत्र की टोटल GDP का लगभग 75 से 80% भारत के पास में। अगर ट्रेड देखा जाए तो लगभग मैं कहूँगा लगभग 85% भारत के पास में। अगर इस एरिया को देखा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग एरिया भी भारत के पास में इससे ज़्यादा ही होगा। पॉपुलेशन भी इतनी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा पुअर लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, और उस जो लगभग 45%, 43% वर्ल्ड पुअर्स जो है वो साउथ एशिया में रहते हैं। उसमें से भी लगभग 80 से 85% केवल भारत में है। अगर ट्रेड इंटीग्रेशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, निश्चित रूप से इसका देशों को तो लाभ होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ जनता जनार्दन, जो बॉटम ऑफ पिरामिड पॉवर्टी में लोग हैं, मान के चलिए लगभग इस पूरे जो क्षेत्र की जो जनसंख्या लगभग 2 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है। 4.3 ट्रिलियन के आसपास इसकी GDP है। वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। लगभग 1 बिलियन लोग अगर मैं कहूँ तो उनका जीवन जो है बहुत ही वस्तुतः अगर कहा जाए तो बहुत ही निम्न स्तर का है। अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो इस क्षेत्र में भारत को आगे आकर ज़्यादा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। अगर ट्रेड डेटा को देखा जाए तो लगभग सभी देशों के साथ, इन 8 देशों के साथ सबसे ज़्यादा हमारा व्यापार बांग्लादेश के साथ है। लगभग 30 बिलियन ट्रेड में से हमारा 15 बिलियन के आसपास, 14.5 बिलियन के आसपास बांग्लादेश के साथ है। बाकी जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल है, 9 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो भारत को ज़्यादा मार्केट एक्सेस इन सभी राष्ट्रों को देनी होगी। इसके साथ साथ ट्रेड के साथ साथ, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट करने का नहीं है, तो इनको जैसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमारी नेपाल के साथ है, और इसी तरीके से भूटान के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है। हमें कल्चरल आदान प्रदान, लोगों के पीपल एक्सचेंजेस, सो दैट एक लेबर फ्री लेबर मार्केट भी आने वाले दिनों में हम तैयार कर पाएँ, उस क्षेत्र में भी काम करना होगा। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ रीजनल इंटीग्रेशन सभी क्षेत्रों में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे कहूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका पर्पज था कि मौसम की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट, गिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी 8 राष्ट्रों को दी जाएगी। पर्पज बड़ा साफ था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, उससे जो देश में विशेष रूप से गरीब लोगों का फ्लड कंट्रोल में या और कभी इस तरीके की नेचुरल कैलामिटीज आ सकती है, उसमें हम किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं, उसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। तो मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र को अगर आगे बढ़ना है तो इसको रीजनल इंटीग्रेशन पे, विशेष रूप से ट्रेड को बढ़ावा देना, इन ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, कलेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग भारत शेयर कर सकता है, और भारत को इसमें थोड़ा सा भावी नेतृत्व या आगे बढ़कर जो इस गैम्बिट में पहला कदम भारत को ही बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको आंकड़े दिए, लगभग 80 से 90% जो रिसोर्सेज है वो भारत के पास है, और इसमें कुछ देश बहुत ही, जैसे कहा जाए, वो फेल्ड स्टेट के रूप में है। अगर टोटल इन सभी कंट्री को देखा जाए तो उसमें एमर्जिंग कंट्री के रूप में भारत और बांग्लादेश को रखा जा सकता है, डेवलपिंग कंट्री के रूप में नेपाल को, भूटान को और श्रीलंका को, और फेल्ड स्टेट के रूप में पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को। तो इसमें हमें कदम बढ़ाकर अपने जो G20 के नेतृत्व में इनको साथ मिलाकर आगे जैसे कदम मिलाकर बढ़ना होगा। अगर हम बढ़ेंगे तो इससे पूरे क्षेत्र में स्टेबिलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी और आपस में रिश्तों में जो है मधुरता आएगी, और उससे निश्चित रूप से भारत का स्टेटस भी बढ़ेगा और विकास की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी रहा है साउथ एशिया में, अगर बात करें अमेरिका की, अब चीन की, या क्या फैक्टर्स रहे हैं जो कि इतना इंटीग्रेटेड नहीं है ये रीजन, आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो जो प्रोफेसर साहब ने बताया अभी, जो हमारे यहाँ पर ट्रेड में इतना इंटीग्रेशन नहीं हो पर कल्चरल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ जो कल्चरल इंटीग्रेशन हमको साथ में लाने के बजाय हमको और अलग कर रहा है, जो क्योंकि कल्चर वाइज आप देखिए, चाहे लैंग्वेज हो, क्विजीन हो, अटायर हो, बातचीत हो, काफ़ी हमारे उसमें समानता है पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में, परंतु वो हमको साथ में लाने के बजाय
इतना ज़्यादा हमको पाकिस्तान और भारत में तो हम देखते हैं एक दूसरे को और अलग कर रहा है। तो इसीलिए ये वाली जो अगर कल्चरल एफिनिटीज़ हैं ये अगर साथ में लाई जाएं तो ये अच्छा ये काम कर सकती हैं। जैसा कि भारत और बांग्लादेश के बारे में, भारत के बांग्लादेश के बारे में मैं समझता हूँ एक तो लीडरशिप यहाँ का जो है, क्योंकि भारत तो हमेशा से चाहता रहा है, 1975 के बाद से हम हमेशा ये चाहते रहे हैं जो हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पर हमने बांग्लादेश में देखा है जब से शेख हसीना की सरकार आई है 2009 में, उसमें और दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं और बड़े अच्छे हुए हैं। और 2014-15 के बाद में तो और ज़्यादा अच्छे हुए हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई और ये जिसे कहा जाता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कि बहुत पहले से जिसे कहा जाता था इंदिरा मुजिब अकॉर्ड, तो वो हालांकि पॉलिटिकल मुद्दा है, परंतु उसके ऊपर हम कुछ आगे कर नहीं पा रहे थे। कुछ किसी भी सरकार ने जो पहले आई थी उन्होंने उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। 2015 से जब से हमने इसको मुद्दे को सुलझाया है और जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए और उन्होंने ये डिक्लेयर किया जो भी ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है इसको हम मानते हैं, हालांकि हमारी तरफ से थोड़ा लैंड बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा जा रहा था, परंतु ये सब लेते हुए तो जो एक कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी है दोनों की वो बड़ी है। और मैं समझता हूँ ये लीडरशिप का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और यही बात अगर आप देखते हैं श्रीलंका में भी अभी, क्योंकि हालांकि उसका जो श्रीलंका का जो प्रॉब्लम है वो है चीन से उभरा है, क्योंकि चीन ने उसको इतना ज़्यादा लोन दिया है, डेट का उसका प्रॉब्लम ये इतना हो गया है। परंतु जब ये सारा मसला वहाँ पर शुरू हुआ तो चीन ने जिसे कहा जाए एकदम अपने हाथ पीछे हटा लिए, हाथ धो लिए अपने वहाँ से। और उस समय भारत सामने आया है, चाहे वो केवल लाइन ऑफ क्रेडिट, केवल वो कमिटमेंट जो देना है IMF को, केवल वही नहीं दिया, परंतु उनको जो भी रोज़मर्रा का सामान ज़रूरत है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्रेन्स हों, फूड आइटम्स हो, एनर्जी हो, मेडिसिन हो, फर्टिलाइज़र हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, सामान उनको ज़रूरी हो, जिसकी वजह से वहाँ पर सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो भारत ने सामने आया है और अपना हाथ बढ़ाया है उसको। यही चीज़ अगर आप देखें अभी अफ़गानिस्तान में हाल के समय में, हालांकि जब 15 अगस्त 2021 से पहले वहाँ पर अशरफ गनी की सरकार थी, तब आपको मालूम है भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए करीब 70,000 टन वहाँ पर गेहूँ निर्यात किया था वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ की सहायता करने के लिए हमने $3 बिलियन से ऊपर के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर हाईवे है ज़रांज डेलाराम रोड, उसको हमने पूरा किया। सलमा डैम को पूरा किया, जिससे कि वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए और वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए पानी उनको मुहैया हो पाए। वहाँ पर एक पूल खुमरी एक ट्रांसमिशन लाइन थी जो कि काबुल में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, वो तो उस समय की बात थी। परंतु अभी की भी अगर आप बात देखते हैं तो 15 अगस्त 2021 के बाद में वहाँ पर तालिबान का शासन कायम हो गया है, परंतु उस में हमारे उनके साथ कोई भी राजनयिक संबंध नहीं है। हमारी एम्बेसी वहाँ पर नहीं चल रही है, जैसे कि और बहुत सारी एम्बेसीज वहाँ पर चल रही हैं, परंतु फिर भी हमने वहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोगों की सहायता करने के लिए हमने करीब 50,000 टन यहाँ से गेहूँ हमने उनको सप्लाई किया है, वीट सप्लाई किया है। और वो हमने पाकिस्तान के थ्रू उनसे कहा जो आप इसको भेजिए, क्योंकि वहाँ की भूखमरी इतनी ज़्यादा हो रही है। वहाँ पर हमने मेडिसिन्स दी हैं, वैक्सीन्स दी हैं, जो कि दुबई के रूट से हमने भेजी है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली है नहीं, और हम पाकिस्तान हमको ये रास्ता नहीं देता है वहाँ से ले जाने के लिए। तो हमारे तीनों गेस्ट हमें बता रहे थे कि क्या इम्पोर्टेंस है इंडियाज़ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया की, और ये एक तरह से कोशिश है इंडिया की अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को साथ में लेकर मिलजुल कर चलने की।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।